नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 24 अप्रैल 2025 को और मैं बात करूंगा एक घटना की जो 22 अप्रैल 2025 की है। लगभग 3:30 बजे के आसपास आतंकवादी पहलगांव के अंदर लगभग 26 कैंडिडेट्स हैं, उनको मौत के घाट उतार देते हैं, उनको शहीद कर देते हैं। और ये बहुत ही कायराना हमला था और ये आतंकवादियों के द्वारा किया गया, सीधी बात इसमें कही जाए तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमला है। इसके अंदर कुछ इनपुट ऐसे आ रहे हैं कि इसके अंदर 5 शायद वो आतंकवादी थे, जिसमें से 3 या 4 पाकिस्तान के बताए जाते हैं। दोस्तों, इसके जवाब के अंदर भारत सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है और जो फिजिकल फोर्स के तौर पे एक्शन होना भी बाकी है, शायद उसका जवाब दिया जाएगा। परंतु अभी जो पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया गया है वो एक्शन एक ऐसा भी है जो पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक चुभेगा और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस सकता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी की। भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में की थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसके अंदर मीडिएटर के तौर पे या फिर आप ये कहें कि ब्रोकर के तौर पे वर्ल्ड बैंक भी था, उस ट्रीटी को भारत ने स्टे कर दिया है। मतलब स्टे कहें या फिर इसको तोड़ दिया कहें, बात एक ही है। फिलहाल भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान इस प्रकार की घटना को अंजाम देना बंद नहीं करेगा तब तक इसके ऊपर स्टे रहेगा। स्टे का मतलब है कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अल्टीमेटली तोड़ दिया है। और ये वाटर ट्रीटी दोस्तों, इसको याद रखिए, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हमने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, 1971 में लड़ा, कारगिल का युद्ध लड़ा, परंतु हमने इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं तोड़ा था। परंतु अब ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया, और वो भी पहलगांव के अंदर जो सिविलियन और टूरिस्ट के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने या फिर आतंकवादियों ने हमला किया, जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, जिसके कारण भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया है। दोस्तों, हम इस इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि ये है क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और फिर तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है, जैसे वो इंटरनेशनल फोरम पे कहां तक जा सकता है और क्या क्या ऑप्शन उसके पास हैं। चौथे नंबर पे बात करेंगे कि भारत के पक्ष में से कौन से पॉइंट हैं जो भारत अपने पक्ष में उठाएगा और वो भारत के लिए सही भी होंगे। और लास्ट में दोस्तों बात करेंगे कि जो पाकिस्तान इस प्रकार से हाथ गड़बड़ी करेगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक में जाएगा, फिर या आईसीजी के अंदर जा सकता है, आईसीजे जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, वहां जा सकता है। इंटरनेशनल फोरम पे जहां भी धक्के खाने हैं पाकिस्तान, वहां पे धक्के खाएगा। और उसके बाद बात ये करेंगे क्या भारत के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा या पाकिस्तान को सिर्फ ऐसे ही धक्के खाने हैं और जो एक्शन भारत ने लेना था वो अल्टीमेट है। तो ये कंप्लीट बात दोस्तों आज करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, स्टार्टिंग से लेके आखिर तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस कंटेंट को पूरा जानने के लिए, कि सस्पेंशन से लेके और इम्पैक्ट तक के कंटेंट को पूरा जानने के लिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करेंगे IWT के बारे में। ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात हम कर रहे हैं। हिंदी में इसको बोले तो सिंधु जल समझौता भी इसे कह सकते हैं, जल संधि भी इसे कहा जा सकता है। ये समझौता हुआ था दोस्तों 1960 में। उस समय पे जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये साइंड है। और 1960 के अंदर इसका जो मीडिएटर बना था, या फिर आप ये कहें कि ब्रोकर जो बना था, उसमें वर्ल्ड बैंक था। यानी कि वर्ल्ड बैंक की इसमें गारंटी थी। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच जल के बंटवारे के बारे में, यानी कि सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु के जल को किस प्रकार से बांटा जाए उस बारे में ये था। 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था। दोस्तों, इस समझौते के अंदर क्या था, देखिए, इंडस जो रिवर सिस्टम है या फिर इंडस जो बेसिन है,
इंडस रिवर बेसिन भी से आप कह सकते हैं। इसमें मुख्यतः 6 नदियों का आकलन किया गया था और ये 6 नदियां वेस्टर्न और ईस्टर्न 2 भागों में बांटी गई थी। वेस्टर्न रिवर इसके अंदर आती हैं सबसे पहले इंडस, और फिर दूसरे नंबर पे आती है उसका नाम है झेलम, और तीसरे नंबर पे चेनाब। यदि ईस्टर्न रिवर की बात करें तो उसमें भी 3 नदियां थी, व्यास, रावी और सतलुज। यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न 2 भागों में बांटने के बाद ये 3 नदियां हो जाती हैं। और ये बात कही गई थी कि 3 नदियों का पानी जो यूज करेगा वो पाकिस्तान करेगा, जिसे हम वेस्टर्न रिवर कहते हैं, और ईस्टर्न रिवर जिसमें 3 नदियां हैं उसका पानी करेगा यूज भारत। इसी के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हैं दोस्तों, जैसे इस इंडस रिवर के पूरे वाटर का 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान और 20% जो पानी यूज करेगा वो करेगा भारत। वेस्टर्न रिवर के अंदर हम फ्लो को, वेस्टर्न रिवर जिसके अंदर हमने 3 नदियां बताई, इंडस, झेलम, चेनाब, इसके वाटर फ्लो को हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि वहां पे मछली पालन, नौका पालन, डैम बना सकते हैं, परंतु फ्लो को चेंज नहीं कर सकते, ये ट्रीटी में कहा गया है। जबकि हम बात करें ईस्टर्न रिवर सिस्टम जिसके अंदर ब्यास है, रावी है और सतलुज नदी है, इसके पानी को हम फुली यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पज से, बांध बना के, और पीने के लिए इस तरह से इसको डाइवर्ट भी हम कर सकते हैं। ये समझौता हुआ था दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी में। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी हैं जैसे कन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या करना है। कन्फ्लिक्ट के मामले में हमने यानी कि इंडिया की तरफ से एक इंडस कमीशन बना रखा है और पाकिस्तान ने बना रखा है, वो आपस में बात करके सुलझा लेते हैं। यदि नहीं होता तो फिर आर्बिट्रेट के तौर पे कोर्ट के अंदर जाके इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में डिस्कस होता है। समझौते को अब तक ऐसा कैसा बनाए रखा है और जो भी कन्फ्लिक्ट थे उनको बड़ी आसानी से और आपस में बात करके उसको सुलझाया जा चुका है। और ये इतनी सक्सेसफुल ट्रीटी रही है, आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अब तक ना 3 युद्ध हो चुके हैं। 3 युद्ध, लगभग तीसरा युद्ध हम कहेंगे, क्योंकि पहला युद्ध हुआ 1965 में, फिर 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था और फिर हुआ था कारगिल वार। और तीनों युद्ध के दौरान भी ये वाटर ट्रीटी नहीं टूटी थी, यानी कि इसको मेंटेन रखा गया था, परंतु अब इसे डिसमेंटल कर दिया गया है या फिर कहीं इसको पोज कर दिया गया है अब, क्योंकि पहलगांव के अंदर पाकिस्तान ने एक दुस्साहस किया है और सिविलियन जो कि बिल्कुल निर्दोष नागरिक थे उनको चुन चुन के धर्म के आधार पे उनको शूट किया गया है। इसलिए भारत बहुत गुस्से में है और वाटर ट्रीटी को पोज कर दिया है। दोस्तों ये तो हमने बात की है कि किस प्रकार से जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी और इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट हैं, कितना पानी हम यूज कर सकते हैं और कौन सी रिवर किस कंट्रोल के अंदर आती है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को पोज कर दिया है या फिर ब्रेक कर दिया है, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि संभावित असर क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप अच्छे जानकार हैं और कुछ पाकिस्तानी पत्रकार या बुद्धिजीवी कहें तो इस प्रकार की बेवकूफ़ी भरी स्टेटमेंट देते हैं। कोई नलका थोड़ा ना कि एकदम बंद कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, भारत पानी को रोक के ले जाएगा कहाँ, क्या करेगा, कैसे करेगा। बहुत सारी फिजूल की बातें इसके बारे में की जा रही हैं, परंतु मैं सिस्टमेटिक आपको समझाता हूँ कि भारत इसके अंदर छेड़छाड़ करता है तो पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उनके एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग पर्पज को, यानी कि पीने का जो पानी उपयोग होता है वो, और जो एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहते हैं उस पे असर। भारत पूरे रिवर सिस्टम में यदि 15 मतलब 10 से 20% के बीच में कहीं भी आप लगा ले, 15% भी वाटर को यदि डाइवर्ट कर देता है या खुद कंज्यूम कर लेता है तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ेगा। यानी पाकिस्तान बिल्कुल त्राही से मर जाएगा, बूंद बूंद से मर जाएगा। और पाकिस्तान की अकल ठिकाने और अकड़ निकालने के लिए 15% डाइवर्जन ही काफ़ी है दोस्तों। ये आप समझिए कि 15% बहुत ज़्यादा डाइवर्जन हो जाएगा। यानी कि भारत यदि अब 20% वाटर को यूज़ करता है तो नियर अबाउट 35% वाटर को यदि यूटिलाइज कर लेगा तो पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं जो इंडस रिवर के ऊपर है, एक है लाहौर और दूसरा है कराची।
और दोनों के अंदर बहुत गहरी वाटर स्केर्सिटी आ जाएगी यदि हमने पानी को डाइवर्ट किया। और क्योंकि हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी को पोज किया तो हम निश्चित तौर से इसको डाइवर्ट करेंगे धीरे धीरे। हालांकि एक दिन में चुटकी बजाते नहीं हो जाएगा, हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, टनल निकालनी पड़ेंगी और वाटर के फ्लो को चेंज करना पड़ेगा, जिससे निश्चित तौर से पाकिस्तान के दो बड़े शहर लाहौर और कराची पे वाटर स्केर्सिटी आ सकता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम पानी की पाकिस्तान में हो सकती है। तीसरा इम्पैक्ट दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा एनर्जी का। एनर्जी भी बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे डैम के कारण बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इस इंडस रिवर सिस्टम से पैदा होती है। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सूख जाएंगे, यानी उनमें पानी नहीं होगा तो किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। तो पाकिस्तान में एनर्जी का शॉर्टफॉल हो सकता है, एनर्जी की भारी कमी हो सकती है और उसे दूसरे सोर्स पर रिलाई करना पड़ सकता है। यानी कि एनर्जी में डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के अंदर निश्चित है यदि हम इस वाटर फ्लो को चेंज कर लेते हैं तो। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है। भारत ने वाटर ट्रीटी को तो तोड़ ही दिया है, यानी कि जो 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी है इसे पूज कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है? हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। वो उछल कूद जरूर करेगा, यानी वर्ल्ड फोरम पे कई जगह उछलने की कोशिश करेगा। सबसे पहले अप्रोच करेगा ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पाकिस्तान जाएगा और ये मुद्दा उठाएगा कि भारत हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, हमारी वाटर ट्रीटी इतने लंबे समय से थी उसको तोड़ दिया है। पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत को दंडित करे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान कोशिश करेगा वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसके अंदर मेडिएटर था या फिर ये कहीं ब्रोकर था, तो ये डील हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के कारण, तो निश्चित तौर से उसकी गारंटी थी वर्ल्ड बैंक की, और वर्ल्ड बैंक भी प्रभाव डालने की कोशिश करेगा भारत के ऊपर। और पाकिस्तान निश्चित तौर से वर्ल्ड बैंक की अप्रोच करेगा और कोशिश करेगा कि भारत उसमें मेंटेन रहे और भारत इस प्रकार का दुस्साहस ना करे कि इस ट्रीटी को तोड़ दिया जाए और पानी के फ्लो को भी भारत यदि चेंज करना चाहे तो उसको रोकने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। दोस्तों तीसरे नंबर पे पाकिस्तान कोशिश कर सकता है चाइना के साथ में, क्योंकि जो इंडस है वो मानसरोवर लेक से कहीं ना कहीं से निकलती है और वो पाकिस्तान में घुसने से पहले भारत और चाइना से होकर गुजरती है। तो पाकिस्तान चाइना से भी अप्रोच करेगा कि भारत इस पानी को यानी कि वाटर के फ्लो को रोकना चाहता है, तो आप अपने देश में भी इसके फ्लो को चेंज कीजिएगा ताकि भारत के ऊपर इसका असर पड़े। दोस्तों ये कोशिश करेगा पाकिस्तान प्रेशर बनाने की, और पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है, निश्चित तौर से पाकिस्तान इनको यूटिलाइज करेगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आजकल वर्ल्ड में इसकी मान ही कौन रहा है। किसी भी देश की बात उठा के देख लें, बड़े देश के प्रति तो इसका कोई एक्शन है ही नहीं। उसने रसिया का क्या बिगाड़ लिया? अब रेसिप्रोकल टैक्स वगैरह यदि बात करें चाइना और उसकी बात चल रही है, क्या तो उसमें वर्ल्ड बैंक ने कर लिया और क्या उसमें ICJ ने कर लिया। अब पुतिन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो क्रिमिनल घोषित कर रखा है, परंतु उसका क्या बिगाड़ लिया? दोस्तों ये कहने को आने की बातें हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है इसका प्रेशर पड़े, परंतु भारत उसको मेंटेन कर लेगा। बहुत बड़े बड़े जो देश हैं और जो पावरफुल देश हैं उसमें ना तो वर्ल्ड बैंक कुछ कर सकता है ना ही ICJ कुछ कर सकता है। जहाँ तक बात करें चाइना की, अब चाइना के अंदर से एक रिवर निकलती है और जिसका नाम है इंडस है, परंतु जिसमें बात आए चेनाब की, झेलम की, वो चाइना में है ही नहीं। और उसके अंदर बात करें कि इंडस के वाटर को यदि चाइना रोकना भी चाहता है तो हो सकता है, हमारा तो उसके साथ कोई समझौता है भी नहीं, रोक के देख लेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। परंतु पाकिस्तान की अकड़ तो हम ठिकाने लगा ही देंगे, उसकी अकल तो आ ही जाएगी पाकिस्तान को। तो ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर इस पर प्रेशर पड़ने वाला नहीं है, परंतु पाकिस्तान कोशिश जरूर करेगा कि भारत के ऊपर प्रेशर पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगले पॉइंट के अंदर ये है कि भारत अपने फेयर में कौन कौन से पॉइंट रखेगा। भारत के फेयर में बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो सबसे बड़ा ये है कि टेररिज्म का। टेररिज्म के साथ यदि कोई देश स्पॉन्सर कर रहा हो आतंकवाद या फिर फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल जो राइट हमारा जीने का अधिकार है उसको प्रभावित कर रहा हो, तो हम उनको नेचुरल रिसोर्स क्यों साझा करें। तो भारत का सबसे बड़ा पॉइंट यही है। आप सोच के देखिए, कोई देश या कोई व्यक्ति आपकी जड़ें काट रहा हो और आप उसको
नेचुरल रिसोर्स क्यों देना चाहेंगे। तो ये बात बहुत बड़ी है और ये बात जरूर उठेगी। जब 1960 में समझौता हुआ था तब किसी प्रकार का कोई आतंकवाद स्पॉन्सर नहीं था पाकिस्तान के द्वारा। आज सिचुएशन बदल गई है, इसलिए हम ये बात जोर शोर से उठाएंगे और भारत के पक्ष में पॉइंट भी है कि हम नेचुरल रिसोर्स क्यों साझा करें जब कोई देश हमारी खाट खड़ी करने की कोशिश कर रहा हो, हमारे खिलाफ आतंकवाद स्पॉन्सर कर रहा हो, हमारे सिविलियंस को मार रहा हो। और जो सिविलियंस सिर्फ घूमने के लिए गए हुए थे, किसी को नुकसान नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इंजॉय करने गए थे। जिस जम्मू कश्मीर की वो बात करते हैं, जिस कश्मीर की बात करते हैं, उस कश्मीर का बहुत भला होता, उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग होती, तो पाकिस्तान को इसमें क्या मिलता, किस प्रकार से वो कश्मीरी को भला चाहते हैं, हमारे समझ से बाहर है। दोस्तों इसी के साथ में भारत अपने पॉइंट्स को दूसरे नंबर पे उठाएगा कि अंडर यूटिलाइजेशन है। 80% पानी जाता है पाकिस्तान में और 20% रहता है भारत के अंदर। ये कोई बात हुई? और ये बात समझने योग्य नहीं कि उस समय पे जवाहरलाल नेहरू ने किस दबाव में और किस प्रकार से इस ट्रीटी को साइन कर लिया। और दोस्तों 1960 और 2025 ये बात आप देखिए 65-70 साल की बात हो चुकी है और इतने लंबे अंतराल के बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बदल गई है। हो सकता है उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा हो कि जो पानी पर्टिकुलरली इंडस का, झेलम का, चिनाब का उधर जा रहा, हम उसको रोक नहीं सकते, परंतु आज नई टेक्नोलॉजी है, टनल के माध्यम से और पता नहीं कौन कौन सी नई टेक्निक के माध्यम से हम वाटर फ्लो को चेंज कर सकते हैं। और जो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की हमें ज़रूरत है, हम उसमें डाइवर्ट करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्लाइमेट चेंज का। धीरे धीरे ना क्लाइमेट चेंज हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर स्कैर्सिटी की बहुत गहरी प्रॉब्लम है और ज़्यादा गर्मी हो रही है जिसके कारण वाटर की और भी ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो हम जो पर्टिकुलर में 3 स्टेट्स का नाम पहले भी ले चुका हूँ, जिसके अंदर आता है हमारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। यदि हम पानी उसका वहाँ तक ला सके तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी और हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और हम इंटरनेशनल फोरम पे ये बात जरूर करेंगे और ये उठाएंगे कि हमारे देश के अंदर पानी की किल्लत बहुत ही ज़्यादा है और ये जो वाटर का समझौता हो रखा है, यानी कि वाटर डिवाइड का, वाटर शेयरिंग का जो समझौता है वो पार्सल है, वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय पे किस हालात रहे पता नहीं, परंतु किसी भी रिवर सिस्टम का 80% कोई दूसरा देश करे और जिस देश से वो रिवर निकलती हो 20% यूज करे, तो ये समझौता अच्छा देखने में तो बिल्कुल नहीं लग रहा। दोस्तों एक पॉइंट की बात और करते हैं, वो है इंटरनेशनल लीगल स्पेस। और यहाँ पे मैं कोट करके आपको बता दूं, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी के अंदर है कि कोई भी ट्रीटी सस्पेंड की जा सकती है, टर्मिनेट की जा सकती है यदि मटेरियल ब्रीच हो रखा हो या फंडामेंटल चेंज हो रखे हो सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि वियना समझौते के अंदर, वियना जो इंटरनेशनल लेवल की कन्वेंशन है उनके अंदर इस बारे में बात की गई है कि कोई देश यदि फंडामेंटल ब्रीच कर रहा हो, मटेरियल ब्रीच कर रहा हो, तो ट्रीटी को सस्पेंड किया जा सकता है। तो हम ये बात जोर शोर से उठाएंगे कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मटेरियल ब्रीच हो रहा है और पाकिस्तान ये कर रहा है। जब हमारे लिए कोई सिक्योरिटी, हमारे लिए थ्रेट हो, तो हम उसे, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि फंडामेंटल रिसोर्स क्यों साझा करें। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, पाकिस्तान जिस प्रकार का प्रेशर भारत के ऊपर बिल्ड करेगा, क्या भारत प्रेशराइज्ड होगा? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हिंट मैं पहले भी दे चुका हूँ। दोस्तों इसके बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। निश्चित तौर से वर्ल्ड बैंक, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर था, मीडिएटर था, तो वो ये बात कहेगा और भारत पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा कि इस समझौते को बनाए रखा जाए, बरकरार रखा जाए, इसको तोड़ा ना जाए। परंतु इसके ऊपर भारत के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। इसका कारण है कि जो बिग कंट्री हैं उनके ऊपर वर्ल्ड बैंक का कोई इतना प्रभाव कभी आज तक ना तो पड़ा है और ना ही पड़ने की संभावना है। कई एग्जाम्पल पहले भी भारत दे चुका है, जैसे किशनगंगा डैम के बारे में भी वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा सा बीच में मेडिएटर करने की कोशिश की थी, परंतु भारत ने बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं मानी और भारत डैम बना के रहा। परंतु कुछ हालांकि इसके अंदर चेंज जरूर किए थे वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन के अनुसार। परंतु ये कह सकते हैं निश्चित तौर से कि वर्ल्ड बैंक का कोई बहुत ज़्यादा असर भारत के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। भारत बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वर्ल्ड बैंक के कारण नहीं होगा। दोस्तों दूसरी बात करते हैं ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अपने डिसीजन हैं वो बहुत ही हार्ड है उनको इन्फोर्स करना बड़े कंट्री के खिलाफ, और भारत जैसे देश जो बड़े कंट्री हैं वो उसकी बात ना माने वो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। कौन मान रहा है आजकल?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बगोड़ा घोषित कर चुका है, क्रिमिनल घोषित कर चुका है। पुतिन को, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उसका क्या बिगाड़ लिया? वो ऐसे ही है। और पूरे रसिया पे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो मतलब मानवता के खिलाफ वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें बात करता है, परंतु कहाँ रसिया माना? यूक्रेन और रसिया के बारे में आप बात कर लें। अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ रहे हैं ना, जिस प्रकार की कंपटीशन हो रखा है चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में, वो कौन सा इस समझौते को मानते हैं? वो इंटरनेशनल प्रेशर को कौन सा मानते हैं? किस प्रकार के प्रेशर को मानते हैं? तो भारत के ऊपर आईसीजे का भी कोई खास प्रेशर नहीं पड़ने वाला। और यदि उसने डिसीजन सुना भी दिया तो भारत ना माने, तो आईसीजे के पास ऐसी कौन सी पावर है जो भारत से वो मनवा लेगा? तो दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो उछल कूद पाकिस्तान ने करनी है वो कर सकता है, जहां उसको जाना है जा सकता है, परंतु भारत इसके प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि इंटरनेशनल जो फोरम है वहाँ पे जैसे यूएन के अंदर पाकिस्तान कोशिश करेगा, दूसरे बड़े बड़े देशों के पास जाके पाकिस्तान उछल कूद करने की कोशिश करेगा कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हम ये मानवता के खिलाफ है, ये पूरी सिविलाइजेशन के खिलाफ है। दोस्तों, सिविलाइजेशन के खिलाफ ये एक्ट भी है। जिस प्रकार से चुन चुन के किसी का नाम पूछ के, किसी का धर्म पूछ के उसको गोली मारना, और उन आतंकवादियों को पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, तो हम पाकिस्तान को क्यों पालें? दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी के कारण भारत के ऊपर असर पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा, पाकिस्तान कहाँ कहाँ जाके उछल कूद कर सकता है और उसका क्या भारत पे रियल में असर पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।